तो गाइज मैं सुनील पारिक इंडियन टेक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा अपने पास UPRV UNL के एग्ज़ाम पेपर के बारे में। ये प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम पेपर है, उसके बारे में अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको पूरा देखना है ताकि प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में आप समझ पाएँ, ठीक है। तो मैं पूरा प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो पूरा देखना। अगर वीडियो आपको फिर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं आज की पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास। देखिए, हीटर कॉइल में प्रयुक्त एक नाइक्रोम तार का प्रतिरोध कितना है? 1 ओम प्रति मीटर है और 200 वोल्टेज है, 1000 वाट का हीटर है। तो उस हीटर में कितने लंबाई का अपने को तार है लगाना पड़ेगा? यानी हीटर की पावर कितनी है मेरे पास? 1000 वाट, ठीक है। और वी का मान कितना है मेरे पास? 200 वोल्टेज। तो अगर मैं इसका प्रतिरोध निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ? प्रतिरोध पहले। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? इसका प्रतिरोध। देखिए आर बराबर क्या होता है? V² बटे P। आर बराबर V² अपॉन P। वी का मान कितना है? 200। तो 200 इंटू 200 डिवाइड बाई P का मान कितना? 1000। 1000 कितना आ जाएगा? 40 ओम। कितना आ जाएगा? 40 ओम, ठीक है। जब अपने पास 1 ओम प्रतिरोध है प्रति मीटर का, वो 40 ओम चाहिए मुझे, तो कितना मीटर वायर लगाना पड़ेगा? 40 मीटर। उत्तर क्या आएगा इसका? सी ऑप्शन। एक तो तरीका था मेरे पास ये वाला, और दूसरा तरीका भी मैं यूज कर सकता हूँ। और दूसरा तरीका अपने पास क्या है? आर बराबर ρL/A, ठीक है। ए का मान मैं मान लेता हूँ 1 ओम है, सॉरी कितना? 1। और रो का मान कितना है मेरे पास? 1। लंबाई मुझे बतानी है, 1/1 इंटू L/1 बराबर कितना आएगा? 40। तो L बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास? 40 मीटर। इस प्रकार भी आ सकता है। तो उत्तर अपने पास क्या रहेगा? सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित, यहाँ पे निम्नलिखित नहीं है, निम्न प्रतिरोध है। निम्न प्रतिरोध को सटीक मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो निम्न प्रतिरोध आएगा तो अपने पास क्या आएगा? सबसे पहले केल्विन डबल ब्रिज। क्या आएगा? केल्विन ब्रिज। ये 1 ओम या 1 ओम से जितने भी कम प्रतिरोध होंगे अपने पास, वो केल्विन ब्रिज माप सकता है। उत्तर क्या आएगा अपने पास? ए ऑप्शन। और वही स्टोन ब्रिज मध्य मान के प्रतिरोध मापेगा, और जो अज्ञात प्रतिरोध हो वो बता देगा ये। और विन ब्रिज या आवृत्तियाँ माप सकता है। शेयरिंग ब्रिज ये भी धारिता या अपने पास डाई इलेक्ट्रिक जो लॉस होता है वो माप सकता है। कौन? शेयरिंग ब्रिज। यहाँ पे स्केरिंग नहीं है, यहाँ पे शेयरिंग ब्रिज। तो इंग्लिश के अंदर भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है? 200 वोल्टेज के एक 100 वाट लैंप को 100 वोल्टेज पर धारा प्रदान की जाती है। यह किस लैंप के समान काम करेगा? यानी मेरे पास वोल्टेज कितनी थी? 200 वोल्टेज। यानी मेरे पास कोई लैंप था 200 वोल्टेज का, उसको मैं वोल्टेज कितनी दे रहा हूँ? 100 ही वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ से आप एक सीधी ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। अगर वोल्टेज आधी होती है ना, तो पावर 1/4 हो जाती है। तो 100 वाट है तो पावर कितनी हो जाएगी? 1/4 यानी कि 25 वाट। ये तो तरीका हो गया ये वाला। उत्तर क्या है इसका? बी ऑप्शन। मैं 25 वाट की लैंप के बराबर वो काम है करेगा। अब दूसरा तरीका भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि आपके जो एग्जाम होंगे टेक्निकल के, उनके अंदर ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं प्रीवियस ईयर के। तो आप जितनी कोशिश हो प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम लगे हैं उनके पुराने पेपर को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए जब पी का मान मेरे पास कितना है? पी का मान मुझे दे रखा है, सॉरी, पी का मान कितना दे रखा है मेरे पास? 1000। और लैंप का भी कितना दे रखा है? लैंप का भी है मेरे पास 200 वोल्टेज। तो वी बराबर 200 वोल्टेज, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? इसका प्रतिरोध निकालना है लैंप का पहले। तो आर बराबर क्या होगा? V² अपॉन P। तो वी का मान कितना है मेरे पास? 200 इंटू 200 बटे पी का मान कितना है मेरे पास? 100। तो कितना आ गया? 400 ओम, ठीक है। अगर वो 400 ओम का प्रतिरोध है मेरे पास, 100 वोल्टेज की कह रहा हूँ, तो कितनी पावर खपत करेगा? तो पी बराबर क्या होता है मेरे पास? V² अपॉन R। वी का मान कितना है? 100। अब ये नहीं लेना, ये तो लैंप की रेटिंग होती है वो वाली 200 वोल्टेज रेटिंग थी उसकी, पर मैं रियलिटी में इसको सप्लाई कितनी दे रहा हूँ? 100 वोल्टेज। तो अब ये लेना पड़ेगा 100 इंटू 100 डिवाइड बाई
आर का मान कितना अभी मैंने निकाला था 400, तो 2 जीरो से जो जीरो काट दिए, 100 के अंदर 4 का भाग दूँ कितना आ जाएगा मेरे पास 25 वाट। तो अब वो 25 वाट खपत करेगा। उत्तर क्या आएगा इसका बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, यानी कि ये मेरे पास है टर्मिनल 2 X1 और X2, इनके बीच में एक 10 ओम का प्रतिरोध दिया गया यहाँ पर, और एक तार मैंने लिया यहाँ से लेके यहाँ पर क्या कर दिया शॉर्ट। इसका मतलब इसका जो प्रतिरोध रहेगा तार का कितना रहेगा 0 ओम। कितना मानूंगा 0 ओम। तार का जो नए के बराबर प्रतिरोध होगा उसको मुझे नगण्य मानना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा। अब 1/0 समानांतर में है, तो टोटल प्रतिरोध कितना होगा 1/0 प्लस 1/10। जब एक प्रतिरोध 0 हो गया समानांतर में, इसका मतलब इससे भी कम प्रतिरोध आएगा, 0 से भी कम। अब 0 से कम क्या हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका प्रतिरोध क्या आएगा टोटल 0 ओम, शून्य। ठीक है, उत्तर क्या आएगा इसका 3 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एक समान वोल्टेज स्रोत, यानी एक मेरे पास वोल्टेज स्रोत है, खलिस्तान प्रकार का हो सकता है, सक्रिय और द्विपक्षीय, निष्क्रिय और द्विपक्षीय, सक्रिय और एक पक्षीय, निष्क्रिय और एक पक्षीय। देखो अपने पास अगर कोई वोल्टेज स्रोत होगा, मान लीजिए मेरे पास क्या है बैटरी, बैटरी यहाँ से निकलेगा प्लस तार, यहाँ से क्या निकलेगा माइनस तार। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगेगा लैंप। ये क्या होगा इसका वोल्टेज स्रोत। ये वाला वोल्टेज स्रोत, सारे के सारे वोल्टेज स्रोत क्या होते हैं सक्रिय होते हैं। पहली बात तो निष्क्रिय प्रकार का वोल्टेज स्रोत नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, क्योंकि घटक मेरे पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं एक्टिव कंपोनेंट और एक होता है मेरे पास पैसिव कंपोनेंट। ठीक है, जो पैसिव कंपोनेंट होते हैं वो कभी भी ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर सकते। इसके अंदर तीन ही प्रकार के कंपोनेंट आते हैं, आर एल और सी। और जो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं वो विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। तो जितने भी चाहे वोल्टेज स्रोत हो चाहे करंट स्रोत हो, सारे सारे क्या होते हैं एक्टिव कंपोनेंट होते हैं। तो जो निष्क्रिय वाले हैं वो तो कट जाएंगे, ये कट गया ये भी कट गया। अब बचे कौन सी, सक्रिय एक पक्षीय और सक्रिय द्विपक्षीय। तो इन दोनों में से मुझे चूज करना है। देखो जो भी वोल्टेज स्रोत होगा वो अपने को सप्लाई देगा एक ही तरफ, दोनों तरफ सप्लाई नहीं दे सकता। दोनों तरफ कैसे, यानी यहीं से वो प्लस तार दे दे, यहाँ से माइनस तार दे दे, और यहीं से माइनस दे दे यहाँ पर प्लस दे दे। ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता, वो एक ही काम एक साथ कर सकता है। या तो इधर से प्लस देगा तो उस टाइम इधर से क्या देगा माइनस। तो जब प्लस दे रहा होगा तो माइनस यहाँ से नहीं दे सकता वो। यानी एक बार में एक ही जो वायर होगा एक ही प्रकार का दे सकता है एक तरफ से सप्लाई, यानी या तो प्लस देगा या क्या देगा माइनस। तो क्या होते हैं एक पक्षी होते हैं। उत्तर क्या है इसका 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्या है, किरचॉफ का वोल्टेज नियम खालिस्तान से संबंधित रखता है। तो किरचॉफ का वोल्टेज का नियम आई आर ड्रॉप से होता है, तो आई आर ड्रॉप से ओम का नियम होता है। बैटरी के विद्युत वाहक बल से होता है, तो बैटरी के विद्युत वाहक बल से नहीं होता, ये होता है मेरे पास फैराडे का नियम। जंक्शन वोल्टेज से होता है, तो केवल जंक्शन वोल्टेज से होता है। आई आर ड्रॉप से होगा, बैटरी विद्युत वाहक बल दोनों से होगा, तो ये दोनों से होता है। यानी कि मेरे पास जो वोल्टेज आ रही है जो खपत हो रही है, ठीक है, और जो बैटरी दे रही है, उन दोनों का योग क्या रहेगा बराबर रहेगा। ये बात कौन बोलता है किरचॉफ का नियम, या दोनों से संबंधित होता है ना कि अकेले से होता है। उत्तर क्या है इसका 4 नंबर ऑप्शन। और वैसे किरचॉफ के नियम दो होते हैं, एक होता है मेरे पास करंट का नियम, एक होता है वोल्टेज का नियम। करंट का नियम ये बोलते हैं आने वाली करंट और जाने वाली करंट दोनों बराबर रहेगी, और वोल्टेज का नियम ये बोलता है कि मेरे पास जितने भी घटक लगे हुए हैं लोड के रूप में, वो जितने वोल्टेज खपत करेंगे जो मैं सप्लाई दे रहा हूँ उसके हमेशा बराबर रहेगा उनका योग, कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता ना ही कम हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी चालक में से गुजर रही धारा से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा के बारे में दर्शाने वाला नियम किससे संबंधित होता है। यानी मेरे पास कोई चालक तार है, उस चालक तार में करंट प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जब करंट प्रवाहित होगी तो यहाँ पे क्या बनेगी ऊष्मा, यानी हीट उत्पन्न होगी। ये नियम किसका नियम है, तो ये नियम होता है जूल का नियम। किसका होता है जूल का। उत्तर क्या आएगा इसका 2 नंबर ऑप्शन। तो ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन क्या आएगा अपने पास बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण धारा से उत्पन्न ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग नहीं करता। यानी मेरे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें कौन से उपकरण के ऊपर ऊष्मीय प्रभाव का ऊष्मीय सिद्धांत पे काम नहीं करता। तो विद्युत भट्टी,
भट्टी आ गया, इसका मतलब ये तो गर्म तो होगी, तो उसमें प्रभाव पे आधारित होती है ये। गीजर, तो इसके अंदर पानी गर्म होता है, इसका मतलब ये भी क्या होती है, गर्म होती है, तो ये भी उसमें प्रभाव के ऊपर आधारित ही होती है। और इलेक्ट्रिक इस्त्री यानी कि प्रेस आयरन, तो ये भी गर्म होती है, किसके सिद्धांत के ऊपर आधारित होते हैं, उसमें प्रभाव के ऊपर आधारित होते हैं। और वैक्यूम क्लीनर, तो ये वाला साफ सफाई करने का काम आता है, इसके अंदर पंखा लगा होता है और ये चुंबकीय सिद्धांत पे आधारित होता है, यानी मोटर होती है इसके अंदर, और मोटर घूमेगी उस चुंबकीय सिद्धांत के ऊपर आधारित। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यानी ये वाला इक्विपमेंट उसमें पर काम नहीं करता। उत्तर क्या है इसका, डी नंबर ऑप्शन, वैक्यूम क्लीनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, वह नेटवर्क जिसमें एक या एक से अधिक ईएमएफ वाला स्रोत होता है क्या कहलाता है। यानी कि मेरे पास कोई भी ऐसा सोर्स, ठीक है, वो क्या दे सकता है, सप्लाई दे सकता है, बाहर वोल्टेज दे सकता है या करंट दे सकता है, और उसके अंदर चाहे एक लगी हो चाहे 100 लगी हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसने तो एक या एक से अधिक बोला है, चाहे एक एक हो चाहे 10 हो चाहे 50 हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो मुझे सप्लाई दे रहा है बाहर वोल्टेज या करंट, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सक्रिय स्रोत। क्या कहते हैं, सक्रिय स्रोत। निष्क्रिय, ये विद्युत का उत्पादन नहीं करते, सक्रिय विद्युत का उत्पादन करते हैं, और इस प्रकार के कोई भी स्रोत नहीं पाए जाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रेरण से बहने वाली धारा खालिस्तान का पालन करती है। यानी कि इंडक्शन के माध्यम से कोई करंट बहती है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, कोई कॉइल है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कोई प्लेट रख दी, इस प्लेट में इसकी वजह से करंट प्रवाहित हो जाती है। ये जो नियम लगता है वो तो लगता है फैराडे का। अपने यहाँ पे नियम नहीं पूछ रहा, ये किसका पालन करती है, तो इसके लिए यहाँ पे एक नियम लगता है, उसका नाम है, उस नियम का नाम होता है एक्सपोनेंशियल नियम। उत्तर क्या है अपने पास, डी ऑप्शन। तो इसको आप याद रखें, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो नियम लगता है वो इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल नियम। फैराडे की वजह से होता है, पर यहाँ पे जो उत्पन्न हो रहा है ना वो क्रिया फैराडे की है, और ये जो नियम लगाना है इसके ऊपर वो कौन सा लगा, एक्सपोनेंशियल नियम। उत्तर क्या है इसका, डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, क्वाइल में कुछ टर्न जोड़कर क्वाइल की इंडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, यानी प्रेरण को बढ़ाया जा सकता है। तो अगर मैं क्वाइल के अंदर टर्नों की संख्या बढ़ाता हूँ तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, एल का मान भी बढ़ेगा, एक्सएल का मान भी बढ़ेगा, ये सब बढ़ जाती है वहाँ पर। ये बात तो इसकी क्या है, सही है। जिसने पूछा क्या गलत कौन सा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस सीधे तौर पे वोल्टेज के समानुपाती होता है, गलत बात है, क्योंकि एक्सएल जो समानुपाती होता है वो किसकी होता है, 2πfl की, एफ के समानुपाती होता है और एल के समानुपाती होता है, तो यहाँ पे वोल्टेज की तो बात आई नहीं, तो ये इसका क्या है, गलत है। उत्तर क्या है इसका, बी ऑप्शन। आगे वाली भी पढ़ के बता देता हूँ। इंडक्टिव रिएक्टेंट्स का मान ओम मीटर के द्वारा मापा जा सकता है, क्योंकि एक्सएल आएगा किसके अंदर, ओम के अंदर, तो ओम मीटर के द्वारा अपन इसको माप सकते हैं। इंडक्टेंस डीसी धारा का विरोध नहीं करता, क्योंकि डीसी के अंदर आवर्ती नहीं होती, तो जो एक्सएल होता है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो, और विरोध नहीं करेगा। तो उत्तर क्या है इसका, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्या है, एक आदर्श डायोड होता है। जब एक आदर्श डायोड की बात आती है तो ये होता है मेरे पास डायोड का सिंबल, और ये होता है पीएन से बना हुआ। ठीक है, ये पदार्थ पी हो गया, ये पदार्थ मेरे पास एन हो गया, ये टर्मिनल होता है एनोड, ये होता है मेरे पास कैथोड। ये एक ही दिशा में काम करता है। अब ये कंट्रोल नहीं करता, ये कंट्रोल युक्ति नहीं होती, ये एसी को डीसी में बदल सकता है, एक बात तो रेक्टिफायर की तरह काम कर सकता है, या स्विच की भांति काम कर सकता है, पर कंट्रोल नहीं कर सकता ये। जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 एम्पियर आ रही है, मैं चाहता हूँ मेरे पास 0.5 एम्पियर आई, तो ये उसको रोकेगा नहीं, यानी कंट्रोल नहीं कर पाता। तो धारा का पहला क्या, धारा संचालित प्रतिरोध होता है, नहीं होता, ये प्रतिरोध की तरह काम नहीं करता। वोल्टेज कंट्रोल युक्ति होती है, नहीं होती, क्योंकि ये ना तो वोल्टेज को कंट्रोल करेगा ना ही करंट को करेगा। अरेखीय समय परिवर्तित प्रतिरोध, यानी कि समय के साथ परिवर्तन होने वाला प्रतिरोध होता है, वो भी अरेखीय है, तो नहीं होता ये प्रतिरोध। ये एक डिवाइस होती है स्टैटिक, जो एसी को डीसी में बदल सकती है, स्विच की भांति काम कर सकती है। तो उत्तर क्या है इसका, डी ऑप्शन। नहीं धारा कंट्रोल करता है, नहीं वोल्टेज कंट्रोल ये कर पाता है। उत्तर क्या है इसका, डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मिलीमान, ये मिलीमान नहीं मिलमेन है, ये मिलमेन प्रमेय प्रदान करता है। अब मिलमेन प्रमेय आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मिलमेन जो जेकोब मिलमेन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने मिलमेन प्रमेय का क्या किया, निर्माण किया।
ये प्रमेय जो अपने पास नॉर्टन प्रमेय और थ्योनिन प्रमेय, इन दोनों पर आधारित प्रमेय होती है। ये मेरे पास सीरीज सर्किट या समानांतर सर्किट, इन सर्किटों को ये आसान कर सकती है ये वाली प्रमेय। तो ये वाली प्रमेय जब सीरीज की बात आती है तो वहाँ पे करंट की बात आती है, जब समानांतर की बात आई तो वहाँ पे वोल्टेज की बात आती है। सीरीज के अंदर करंट, समानांतर में वोल्टेज की बात आती है। तो इन करंट स्रोत और वोल्टेज स्रोत को ये क्या कर सकती है, आसान कर सकती है। इसीलिए इस प्रमेय का यूज समान वोल्टेज अथवा धारा स्रोत में किया जा सकता है। उत्तर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन आएगा, ना कि डी ऑप्शन। ये इसका क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, श्रेणी सर्किट के लिए वेक्टर चित्र बनाते समय रेफरेंस वेक्टर लिया जाता है। जब अपने पास श्रेणी की आती है तो वहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं करंट की, क्योंकि श्रेणी के अंदर, सीरीज के अंदर करंट रहती है बराबर, चाहे मेरे पास लोड कितने ही क्यों ना जुड़े हों, चाहे 1 ओम का हो चाहे 100 ओम का हो, सभी में करंट का जो मान रहेगा वो क्या रहेगा, बराबर बराबर। तो अपन वहाँ पे मेन चीज़ लेते हैं करंट को, क्योंकि करंट क्या रहती है, बराबर, और समानांतर में वोल्टेज बराबर रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विभिन्न रेजोनेंस परिपथों की सिलेक्टिविटी की तुलना किसके माध्यम से की जा सकती है। सिलेक्टिविटी का मतलब होता है अपन सिलेक्ट करते हैं कोई चीज़ को, ठीक है। तो वहाँ पे विभिन्न रेजोनेंस परिपथों में जो अपन मान लीजिए ये मेरे पास कोई रेजोनेंस परिपथ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये वाली आवृत्ति मेरे पास आ जाए आउटपुट के अंदर, या ये वाली आवृत्ति मेरे पास आउटपुट में नहीं आई, तो इनको बोलते हैं बैंड विड्थ। क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ। पे मान लीजिए मेरे पास 25 हर्ट्ज सप्लाई है, यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 60 है। मैं चाहता हूँ केवल मुझे 50 हर्ट्ज आवृत्ति ही आउटपुट में मिले। अगर 50 हर्ट्ज आउटपुट मुझे चाहिए तो इस चीज़ को मुझे क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर इससे ज़्यादा आए तो उसको रोक दे, इससे कम आए उसको रोक दे, केवल मुझे 50 ही चाहिए। उस इस वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंड। कि ये वाली बैंड मुझे आउटपुट में चाहिए या ये वाली बैंड मुझे आउटपुट में नहीं चाहिए। तो इसका उत्तर क्या है, इसका डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रेजोनेंस पर आर एल और सी के समानांतर परिपथ की गतिशील प्रतिबाधा या डायनामिक इम्पीडेंस कितनी होगी। अगर हम आपको रेजोनेंस परिपथों में डायनामिक प्रतिबाधा निकालनी पड़ी तो अपन प्रयोग करते हैं एल बटे सी इंटू आर का, एल बटे सी इंटू आर का। यानी उसका इंडक्टेंस कितना है, उसका कैपेसिटेंस कितना है, उसकी प्रतिरोध कितना है। इस फॉर्मूले के माध्यम से अपन क्या निकाल सकते हैं, डायनामिक प्रतिबाधा निकाल सकते हैं। ठीक है, और टोटल प्रतिबाधा फॉर्मूला तो आपको पता भी होगा, जेड बराबर कितना होता है। टोटल प्रतिबाधा फॉर्मूला तो आप सभी को पता ही होगा, जेड वन बराबर जेड टी बराबर जेड वन प्लस जेड टू, इस प्रकार होगा सीरीज के अंदर। और समानांतर में 1/जेड टी बराबर क्या होगा, 1/जेड वन प्लस 1/जेड टू। और अगर बात किसकी आई कि मेरे पास प्रतिबाधा ही निकालनी है मुझे, तो जेड बराबर क्या होता है, √r² प्लस XL डिफरेंस XC, यानी बड़े वाले में छोटे वाला घटेगा उसकी स्क्वायर, उसका क्या कर देते हैं अपन, रूट कर देते हैं। तो यहाँ से प्रतिबाधा अपने निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अरेखीय घटक नहीं है। अरेखीय बोलते हैं पेशिव को। भाई पेशिव घटक कौन सा नहीं है, तो मेरे पास घटक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एक्टिव, एक होता है पेशिव। एक्टिव घटक, सबसे पहले बता दूं पेशिव घटक के बारे में। ये वाले घटक तीन ही प्रकार के होते हैं, याद रखें आप, आर एल और सी, आर एल और सी। इनके अलावा जितने भी बच गए या अर्ध चालकों से जितने भी घटक बनते हैं सारे कौन से होते हैं, एक्टिव। एक्टिव घटक ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, पेशिव घटक ऊर्जा उत्पादन नहीं करते पर खपत कर सकते हैं। और ये वाले घटक स्टोर कर सकते हैं ऊर्जा का, पर एक्टिव कंपोनेंट ऊर्जा स्टोर नहीं कर सकते। तो ट्रांजिस्टर अर्धचालक से बनता है, हीटर कॉइल किससे बनती है, चालक से। चालक का क्या होगा, प्रतिरोध भी होगा। अगर चालक से मैंने कॉइल बना दी तो उसके अंदर क्या होगा, इंडक्टेंस भी होगा। तो ये कौन सा हो गया, पेशिव घटक। डायोड किससे बनता है, अर्धचालक से, तो कौन सा होगा, एक्टिव। असमान इलेक्ट्रोड वाली विद्युतीय आर्क, तो ये भी क्या होती है प्रकार की, अर्धचालक से बनती है। यानी कोई इलेक्ट्रोड बनाए जाएंगे, कार्बन के हों इलेक्ट्रोड, पता नहीं किस क्यों, एनोड के थोड़े होते हैं। ठीक है, तो उसको भी अपन क्या बोलेंगे, एक्टिव कंपोनेंट के अंतर्गत ही मानेंगे। तो इसका उत्तर क्या आएगा मेरे पास, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे गलत नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सही है। क्या आएगा, सही है।
अब देखिए कौन सा कथन सही है। इसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, गलत बात है। इसके द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होगा। इसके द्वारा लगने वाली शक्ति भी शून्य होगी, गलत बात है। शक्ति कभी इसकी शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि जब कोस फाई इसका इकाई हो गया तो शक्ति जो खपत होगी वो तो जितनी हो सकती है उतनी शक्ति खपत होगी, अधिकतम होगी। इसका मतलब शक्ति भी शून्य नहीं होगी, ये भी इसका क्या है, गलत है। उत्पन्न होने वाली ऊष्मा शून्य होगी जब मेरे पास चाहे डीसी हो चाहे एसी हो, चाहे प्रतिरोध अगर 1 ओम का भी लगा है तो भी वहाँ पे ऊष्मा तो होनी होनी है। तो ये परिपथ कौन सा है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। तो यहाँ पे ऊष्मा तो उत्पन्न होगी। अब शक्ति गुण इकाई होगा, सही बात है, शक्ति गुण क्या होगा, इसका इकाई होगा। उत्तर क्या आएगा इसका, डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, सही है। तो सही इसका डी ऑप्शन है। ये तीनों ही क्या है इसके गलत हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एक संधारित्र ऊर्जा को संचित करता है। तो संधारित्र जो होगा वो ऊर्जा को आवेश के रूप में क्या करेगा, संचित करेगा। उत्तर क्या है इसका, विद्युतीय क्षेत्र के रूप में क्या करेगा, संचित। चुंबकीय रूप में कॉइल करती है, या चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। चुंबकीय क्षेत्र मान लो, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय मान लो, एक ही बात है। इनमें क्या करते हैं, कॉइल ही करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, किसी तत्व का अणु खाली स्थान होता है। अगर सामान्य तत्वों की बात आई तो सारे तत्वों के अणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, उदासीन। अब उदासीन क्यों होते हैं, उत्तर क्या है, उदासीन होते हैं। अब उदासीन क्यों होते हैं, क्योंकि जब मेरे पास कोई तत्व सामान्य अवस्था में पड़ा है तो वहाँ पे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, चेंज नहीं होते। जैसे एग्जांपल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहते हैं, बराबर। सॉरी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव के, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव। ये दोनों आयन सामान्य अवस्था में क्या रहते हैं, बराबर। इसीलिए प्रत्येक तत्व सामान्य अवस्था में उदासीन रहता है। उसके अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते ना ही कम होते। जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। जब उनको विद्युतीय सप्लाई दे दी जाए, विद्युत बल लगा दिया जाए, ईएमएफ है, तभी उनके अंदर पता लगता है कि ये चीज़ चालक है या कुचालक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, खाली स्थान की चालकता, यहाँ पे चालकता नहीं, यहाँ पे होगी मेरे पास गतिशीलता। क्या होगी, गतिशीलता। चालकता और गतिशीलता में अंतर होता है। गतिशीलता, गतिशीलता अधिकतम होगी। तो गतिशीलता, अपने पास दो प्रकार के आयन होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव आयन, एक होते हैं नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चल सकते हैं होल की अपेक्षा। होल चल नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता क्या होती है, ज़्यादा होती है। उत्तर क्या है इसका, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, किसी चालक में विद्युत की चालकता किसके द्वारा होती है। अगर मेरे पास कोई भी चालक पदार्थ है, उसको अपन मुझे बताना है कि चालक है या कुचालक है। अपन तभी बता सकते हैं जब उनके अंदर क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो। इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुचालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कक्षा में 8, अर्धचालक में होते हैं 4, और चालकों में 1 2 3 या 5 6 7 होते हैं। तो अपन इन इलेक्ट्रॉनों के आधार पे ही बता सकते हैं ये अंतिम कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये पदार्थ चालक है, ये पदार्थ क्या है, कुचालक। तो अगर चालक पदार्थ की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है फ्री इलेक्ट्रॉन की। और चालकों में फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 2 या 3 होते हैं। तो इनके माध्यम से मैं बता सकता हूँ कि ये पदार्थ क्या है, चालक है या कुचालक है। तो उत्तर क्या है इसका, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, जिनर डायोड खाली स्थान की स्थिर रूप से प्रयोग किया जाता है। तो जिनर डायोड का उपयोग अपन वोल्टेज रेगुलेटर की भांति काम में लेते हैं, एक बात। ठीक है, और ये वाला जो डायोड होता है इसकी डोपिंग क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो सब आपको पूछ रहे सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी होती है, जिनर डायोड की। जुड़ता कैसे है, समानांतर क्रम में जुड़ता है। और कैसे लगेगा परिपथ में, पूरा लगेगा रिवर्स बायस के अंदर, क्योंकि ये रिवर्स बायस में काम करता है। सबसे पतली डिफ्लेक्शन लेयर इसी की होती है। और इसकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है 5 वोल्टेज से कम पे इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है। तो देखिए, रिवर्स बायस में जुड़ेगा, सही बात है। ये वाला डायोड अपन हमेशा रिवर्स बायस में जोड़ते हैं, वो भी समानांतर क्रम में। ठीक है, अगर बायस है तो प्लस बायस दोनों अवस्था में जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। अगर इसको मैंने फॉरवर्ड बायस में जोड़ दिया तो सामान्य पी एन डायोड की तरह काम करेगा, तो काम नहीं करेगा ये। अगर बायस में काम करेगा नहीं, शून्य बायस अवस्था कोई प्रकार की अवस्था नहीं होती। ठीक है, उत्तर क्या है इसका, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है,
ए को बी से मिलान करना है। देखिए सबसे पहले आप ये देख लो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या है। तो ये जनरेटरों में लगता है। अब जनरेटर किसको बोलते, उत्पादक को क्या बोलते, जनरेटर। इंग्लिश में दिखा देता हूँ आपको ताकि जल्दी समझ जाए। देखिए फ्लेमिंग का जो राइट हैंड का नियम होगा वो जनित्र में लागू होगा। उत्तर क्या आएगा, सॉरी बी किससे मिलेगा, 2 से। और अब जो बात आती है किसकी आती है, अल्टरनेटरी। अल्टरनेटरी एक प्रकार क्या होता है, एसी जनित्र। कूलाम का नियम लगता है अपने पास कैपेसिटर में, क्यू बराबर क्या होता है, सीवी। ठीक है। और ओम का नियम लगता है अपना वोल्टेज या करंट का पता करने के लिए, यानी वोल्टेज और करंट का रिलेशन पता करने के लिए। तो मिलान कर सकते हैं आप, ए के अंदर 3 आएगा और बी के अंदर आएगा अपने पास 2 और सी में 4 और डी में 1। चेक कर लो। तो ए में 3, बी में 2, सी में 4, डी में 1। उत्तर क्या आएगा इसका, सी 4 नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। इंडेक्स एमीटर कितनी धारा का संचालन कर सकता है, यानी जो इंडेक्स एमीटर होंगे कितनी करंट तक वो माप सकते हैं, वो आता है हमेशा 100 एम्पियर। ये फिक्स वैल्यू है इसकी 100 एम्पियर। याद रख लेना कि इंडेक्स एमीटर कितनी करंट तक प्रचालित होते हैं, 100 एम्पियर। कितना आएगा, 100 एम्पियर। इसमें कोई बदलाव भी नहीं है। देखिए मेगर में नियंत्रित आघूर्ण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो मेगर में कोई भी स्प्रिंग नहीं लगी होती। ठीक है। उसके अंदर जो भी कंट्रोल होगा ना, कॉइल सॉरी उसका जो संकेतक होता है अपने पास, इधर या इधर जाएगा, वो सारा का सारा कंट्रोल होता है कॉइल के द्वारा। उत्तर क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन। स्प्रिंग के द्वारा इसमें कंट्रोल नहीं होता इस मीटर में, ना ही गुरुत्व कंट्रोल होता है इसके अंदर, ना ही एडी करंट कंट्रोल होता। ये अब मैं बता देता हूँ कि मेरे पास एक तो मीटर होगा ये वाला, इसके अलावा मेरे पास जो कंट्रोल प्रणाली काम में नहीं लेते वो है मेरे पास पावर फैक्टर मीटर। इसके अंदर भी कोई कंट्रोल युक्ति काम में नहीं लेते अपन। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मल्टीमीटर से क्या नहीं माप सकते, मल्टीमीटर से सब कुछ मापा जा सकता है, अपन पावर और आवृत्ति नहीं माप सकते, या पावर फैक्टर नहीं माप सकते। तो ये 3 चीज़ें नहीं माप सकते, तो आवृत्ति नहीं मापी जा सकती। उत्तर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन। धारा माप सकते हैं, प्रतिरोध माप सकते हैं, वोल्टेज भी माप सकते हैं। देखिए यंत्र हिस्टैरिसीस और एडी धारा के दोषों से मुक्त रहता है एक ऐसा यंत्र जिसके अंदर क्वाइल हवा में घूमती हो। किसके अंदर घूमती हो, हवा के अंदर। तो उसके अंदर ना तो हिस्टैरिसीस लॉस होगा, ना ही एडी करंट, यानी कि उसके अंदर आयरन लॉस नहीं होगा। जब क्वाइल कहाँ पे घूमेगी, हवा के अंदर। अगर इसी क्वाइल को मैं किसी धातु पे लपेट के घुमा दूँ तो तब इसके अंदर कौन से लॉस उत्पन्न होते हैं, लोहानियाँ। ठीक है। तो मेरे पास ऐसा यंत्र एक होता है, मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक युक्त। कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इस प्रकार आता है वोल्टमीटर। कौन सा आता है, वोल्टमीटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर आता है जिसके अंदर लोहानियाँ नहीं पाई जाती। उसके अंदर जो क्वाइल होती है अपने पास, या पहली बात तो वोल्टमीटर आएगा। इसके अलावा आता है एक वाटमीटर। 2 प्रकार के आते हैं। तो उसके अंदर जो क्वाइल होती है वो हवा में घूमती है, उसके अंदर कोई भी आयरन नहीं लगाया जाता। तो उत्तर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन। मूविंग आयरन के अंदर लोहा होता है तो एडी करंट वगैरह लो से होंगे। मूविंग क्वाइल होगी तो क्वाइल लपेटी जाएगी अपने पास किसके ऊपर, लोहे के ऊपर। मूविंग क्वाइल डायनामो प्रकार का मीटर, इसके अंदर भी क्या होती है, जो क्वाइल होती है वो होती है इसके अंदर लोहे के ऊपर लपेटी जाती है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा अपने पास, ए ऑप्शन, स्थिर विद्युत। देखिए क्वेश्चन, कोई डीसी जनित्र है मेरे पास, उसके अंदर एमएनए और जीएनए दोनों एक समान कब होंगे, तो दोनों एक समान होने की 2 अवस्थाएं होती हैं। एक तो होता है जब वो मेरे पास क्या होता है, स्थिर चल नहीं रहा होता, तब जीएनए और एमएनए दोनों एक ही जगह पे रहते हैं बीच में। ठीक है। एक होता है मेरे पास जब वो जनित्र नो लोड पे गति कर रहा हो, नो लोड पे गति कर रहा हो। जब लोड लगता है तो एमएनए खिसक जाता है पर जीएनए वहीं पे रहता है, नहीं बदलता। तो जनरेटर पर जब कोई लोड नहीं होगा, उत्तर क्या है इसका, जनरेटर पे जब कोई लोड नहीं होगा तब वो जीएनए और एमएनए एक ही जगह पे रहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आजकल जो अंतिम क्वेश्चन वो क्या है मेरे पास, जनरेटर में डमी कॉइल प्रदान की गई है, क्यों। तो डमी कॉइल का मतलब होता है ये वाली कॉइल जनरेटर को जो आर्मेचर या जनित्र जो भी होंगे उनको यांत्रिक जो हानियाँ होती हैं, यानी मेरे पास लोड बढ़ा,
लोड बढ़ेगा, जनरेटर दबने की कोशिश करे, कंपन करने लग जाएगा, उन कंपनों से मुक्त करवाने के लिए अपने किसका प्रयोग करते हैं, डमी कॉइल का। और ये आर्मेचर किस चीज़ में लगती है, ठीक है, किसी ऊपर लगती है डमी कॉइल ज़्यादातर, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा अपने पास, रोटर को यांत्रिक बैलेंस प्रदान करने के लिए डमी कॉइल का उपयोग किया जाता है। उत्तर क्या रहेगा, 3 नंबर ऑप्शन। ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन के बारे में डाउट है आपको या कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।